Hello everyone, welcome in next lecture of surface chemistry chapter number 5। ये थर्ड पार्ट जो है चैप्टर का हम स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट एंड एंजाइम्स के बारे में। अब जो कैटलिस्ट होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को कम या ज़्यादा कर दें। अगर किसी रिएक्शन के रेट को ये इंक्रीज़ कर देते हैं तो इनको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। अगर किसी की स्पीड को ये कम कर दें रिएक्शन की स्पीड को तो इनको हम नेगेटिव कैटलिस्ट का नाम देंगे। जनरली हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की ही बात करते हैं। तो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देता है, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। जैसे अगर किसी जो है पैंट की शर्ट की फिटिंग जो है चेंज करवानी, तो हम क्या कहते हैं, अल्टरेशन करवानी है, अल्टर। तो अल्टर का मतलब क्या है, चेंज। तो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को क्या करता है, अल्टर। इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो कैटलिस्ट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन इटसेल्फ। खुद कैटलिस्ट के अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, लेकिन ये रिएक्शन के रेट को कम या ज़्यादा कर देता है। जैसे दो दोस्तों के आपस में लड़ाई हो गई, उसने एक को थप्पड़ मार दिया, तो उसके जो लड़ाई करने वाले दोस्त वो क्या कहे, वो थप्पड़ खा लिया। तो वो ना चाहते हुए भी उसको थप्पड़ मारना पड़ता उसको, अपने दोस्त को। और जैसे वो थप्पड़ मारता है तो उसके दूसरे दोस्त को कहीं, वो इसने तो इतनी ज़ोर से मारा भी नहीं था, तो उस दोस्त को भी उसको थप्पड़ और ज़ोर से मारना पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों ने उनकी आपस में लड़ाई करवा दी। तो जो दोस्त है वो क्या काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट। अब सिर फूटेंगे दो दोस्तों के और तमाशा देखेंगे दूसरे दोस्त। तो अब आप इस केमिस्ट्री का यूज़ करके लड़ाई ना करें, चाहे कोई कितना भी आपको उकसाए। तो कैटलिस्ट के बहकावे में ना आए, तो क्योंकि कैटलिस्ट तो मज़े लेने के लिए होते हैं। तो खैर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में क्या है, कैटलिस्ट जो सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, अल्टर कर देता है, विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन इटसेल्फ। तो जब भी लड़ाई करने की सिचुएशन आए तो ध्यान देना कि कैटलिस्ट कौन है। और जो कैटलिस्ट नेगेटिव है, यानी कि रिएक्शन को, यानी कि लड़ाई को कम करवाने वाला है, वो आपका दोस्त है। और जो लड़ाई को इंक्रीज करने वाला है वो जो है पॉजिटिव कैटलिस्ट। और पॉजिटिव कैटलिस्ट यानी कि पॉजिटिव लड़ाई करवाने वाले जो है वो खतरनाक हैं, तो वो आपका दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। केमिस्ट्री हमारी लाइफ ही है। अपनी लाइफ में अगर केमिस्ट्री को उतार लें, हम समझ लें, तो जीवन भी सफल और केमिस्ट्री तो याद हो ही जाएगी। तो कैटलिस्ट सबको समझ में आ गया। अब कैटलिस्ट को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, और एक होमोजीनियस कैटलिस्ट, एक हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट उसी फेज में हो जिस फेज में रिएक्टेंट हो। यानी कि अगर रिएक्टेंट गैस हैं तो कैटलिस्ट भी गैस, अगर रिएक्टेंट लिक्विड हैं तो कैटलिस्ट भी गैस, अगर रिएक्टेंट सॉलिड हैं तो कैटलिस्ट भी सॉलिड। तो उसको क्या कहेंगे हम, होमोजेनियस कैटलिस्ट। द कैटलिस्ट विच इज इन द सेम फेज एज दैट ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट के फेज में ही हो, उसको क्या कहेंगे हम, होमोजेनियस कैटलिस्ट। और हीट्रोजेनियस कैटलिस्ट किसको कहेंगे, द कैटलिस्ट विच इज इन डिफरेंट फेज, यानी कि रिएक्टेंट लिक्विड है और कैटलिस्ट सॉलिड, या रिएक्टेंट गैस है तो कैटलिस्ट सॉलिड हो। जैसे ये पहला एग्जांपल दे रखा है हीट्रोजेनियस कैटलिस्ट का, दे रखा है यहाँ नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और इसमें आयरन या आयरन ऑक्साइड जो यूज़ करते हैं हम कैटलिस्ट की तरह, वो सॉलिड है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हीट्रोजेनियस कैटलिस्ट का। और जो सेकेंड रिएक्शन है CH3COH लिक्विड है, C2H5OH लिक्विड है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, लिक्विड। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में हैं, तो वो होमोजेनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है। और जो ये पहले वाला एग्जांपल जो इसमें देखा वो किसका एग्जांपल है, हीट्रोजीनियस का। तो हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं, द कैटलिस्ट विच इज इन डिफरेंट फेज एज दैट ऑफ रिएक्टेंट।
तो एग्जाम्पल वही हो गया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन गिव्स अमोनिया। इस रिएक्शन को क्या बोलते थे हम, कौन सी प्रोसेस में होती है, हैबर्स प्रोसेस में। यस, राइट आंसर। मैकेनिज्म ऑफ हीट्रोजीनियस कैटालिसिस। हीट्रोजीनियस कैटालिस्ट है, उसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म के 3 स्टेप होते हैं। तो क्या है 3 स्टेप मैकेनिज्म के, समझना ध्यान से। देखो, जब भी 2 दोस्तों की लड़ाई होती है तो क्या हो जाता है, वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, यानी कि इनएक्टिव हो जाते हैं कि उनकी लड़ाई ना हो। एक बार लड़ाई हुई, बोलचाल बंद होगी, वो आपस में बात नहीं करते। लेकिन जो तीसरा दोस्त है जिसको बगैर लड़ाई के मज़ा नहीं आ रहा, वो उन दोस्तों को ना दोबारा भिड़वाना चाहता है, लड़ाई करवाना चाहता है। तो वो क्या करता है, अपना ना ऐसे झूठ माच में अपना एक बर्थडे सेलिब्रेट करता है, दोनों को इनविटेशन देता, भी आ जाओ भी मेरा बर्थडे है। तो पहला स्टेप क्या है, इनविटेशन, दोनों को अपने घर इनवाइट करेगा, है ना। एक टेबल पे केक रखा हुआ है और केक के सामने वो लड़का खड़ा हुआ है, और उस लड़के ने अपने दाएं और बाएं अपने उन्हीं दोनों दोस्तों को खड़ा कर रखा जिनके आपस में लड़ाई हो गई थी। अब वो केक जो है, असली का केक थोड़ा पत्थर वत्थर का ऐसे जचा रखा है कि दोस्तों को लाना है, बहका के लाना है, लड़ाई करवानी है। और दोनों केक के दोनों तरफ 2 डंडे रख रखे हैं कपड़े को दबाने के लिए कि कपड़ा ना उड़े। हालांकि वो डंडे पता लग जाए कि वो रखे हुए हैं। तो फिर वो क्या कहता है, वो भाई केक को काटने के लिए चाकू की बजाय तलवार लेनी थी मेरे को, तो बड़ा केक है तो तलवार लेके आता हूँ मैं। और क्या करता है, एक दोस्त को धक्का दे देता है, इस तरह से धक्का देता है कि वो दूसरे उस दोस्त को टकराए जिसके साथ उसकी लड़ाई हो रखी थी। तो जैसे उन दोनों के बीच में से निकलता है तो एक को धक्का देता है, और वो धक्का देने के बाद उस दूसरे से टकराता है। और वो क्या कहता है, ओए क्यों धक्का दे रहा है। फिर वो पहले वाला कहेगा मैंने जानबूझ के थोड़ा दिया है। फिर वो मुक्का मार के कहा मार क्यों रहा है। दूसरा कहेगा मैंने इतनी जोर से थोड़ा मारा था। लड़ाई होगी दोनों के आपस में, और लड़ाई होगी तो डंडे आगे रखे थे, तो डंडा उठा के उसने उसका सिर फोड़ दिया और उसने उसका सिर फोड़ दिया। दोनों के सिर में से खून आने लग गया। अब वो दोस्त तलवार लेने थोड़ा ना गया था, वो तो लड़ाई करवाने के लिए गया था। वो क्या कहता है, भाई देखो लड़ाई करनी है तो अपने घर जाके करो। और दोनों को क्या करता है, घर से बाहर निकाल देता धक्का दे के, निकलो भाई, केक वेक यहाँ तभी खिलाया जाए तब जब अगर तुम लड़ाई ना करते तो। और उन दोनों लड़ाई करके भगा दिया उनको। क्यों भगा दिया, अगली पार्टी को भी तो लेके आना लड़ाई करवाने के लिए। तो इसमें 3 स्टेप इसमें कौन कौन से हुए। पहला स्टेप तो था इन्विटेशन, और दूसरा सिर फॉर्मेशन, सिर फुड़वा दिया ना दोनों के, तो सिर फॉर्मेशन। और तीसरा धक्का दे के बाहर निकाल देना, यानी कि धक्का डेलेशन। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इन्विटेशन को क्या कहेंगे हम, केमिसोर्प्शन, कि दोनों रिएक्टेंट को अपनी सरफेस के ऊपर केमिकली रिएक्ट करवा देना, केमिसोर्प्शन करवाना। दूसरा स्टेप क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, सिर फोड़ना यानी कि प्रोडक्ट बनना। तो सिर फॉर्मेशन का मतलब हो गया प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कि जो जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना देंगे तो वो अमोनिया बन जाएगी। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर इतनी बढ़ जाएगी कि वो आपस में रिएक्ट कर पाएँ तो उतनी वो बढ़ाएगा और फिर उनकी जो प्रोडक्ट बनाएगा। और जैसे ही प्रोडक्ट बनता है, जैसे ही क्या बनता है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को निकालना पड़ेगा वहाँ से सरफेस से, ताकि नए रिएक्टेंट वहाँ पे आ सकें। तो उसको क्या कहें हम, डिजॉर्प्शन, है ना। एडिजॉर्प्शन का उल्टा क्या है, डिजॉर्प्शन, यानी कि निकाल देना, धक्का डेलेशन, है ना, बाहर निकाल देना। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एडिजॉर्ब हो गई, उनके आपस में रिएक्शन करने से अमोनिया बन गया, तो अब अमोनिया को क्या कर देगा, वो बाहर निकाल देगा। और बाहर निकलेगा तो फ्रेश नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एडिजॉर्ब हो सकते हैं। तो ये क्या स्टेप है, डिजॉर्प्शन। As soon as product is formed, it is dissolved to allow fresh reactant to come on the surface. तो ये 3 स्टेप समझ में आ गए। पहला स्टेप केमिसोर्प्शन, दूसरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और तीसरा डिजॉर्प्शन। भूल भी जाओ तो लड़ाई याद कर लेना कि कैसे लड़ाई करवाई थी उसने।
अब इसके बाद है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम भी कैटलिस्ट ही होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक बायो मतलब बॉडी के अंदर होने वाले जो है ना लिविंग कह सकते हैं हम, बायो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो। तो वो कैटलिस्ट जो बॉडी के अंदर रह के काम करते हैं या जो बायो ऑर्गेनिक होते हैं। द बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन इटसेल्फ। ठीक है, द बायो इनऑर्गेनिक नहीं बायो ऑर्गेनिक है, द बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन इटसेल्फ। इनकी भी तीन खास बातें होती हैं। पहली बात तो है एक्टिविटी, कि ये रिएक्शन को कितने गुना बढ़ा देते हैं। एक्टिविटी, कोई एंजाइम रिएक्शन को कितने गुना बढ़ा देगा वो उसकी एक्टिविटी होती है। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कैटलिस्ट तो ऐसे ही करते थे, 10 गुना कर देते थे। लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻10 से बल्कि 10⁻22 तक हो जाती है। द नंबर ऑफ टाइम्स एन एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स एक्टिविटी। एंजाइम क्या होते हैं? हाईली एक्टिव, और उनकी एक्टिविटी बताई मैंने 10⁻10 से 10⁻22 तक। सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है? सिलेक्शन, जैसे हम सिलेक्शन कर रहे हैं किसी टीचर के लिए, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर का सिलेक्शन करना है मान लो, तो बहुत सारे टीचर्स आएंगे, है ना, उनमें से किसी एक टीचर का सिलेक्शन करना है। पॉसिबिलिटी बहुत सारी थी हमारे पास, लेकिन सिलेक्शन एक का ही करना है। ऐसे ही प्रोडक्ट तो कई सारे बन सकते हैं, लेकिन कोई एक ही प्रोडक्ट बनता है। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं? किसी एक कोई पर्टिकुलर जो है ना प्रोडक्ट ही बना पाएगा कोई पर्टिकुलर एंजाइम। ए डेफिनेट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए डेफिनेट एंजाइम आउट ऑफ मैनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे पॉसिबिलिटी होते हुए भी कोई एक मेन जो है प्रोडक्ट बनेगा किसी पर्टिकुलर एंजाइम की प्रेजेंस में, तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। तीसरी बात है स्पेसिफिसिटी। हर किसी रिएक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर एंजाइम ही स्पेसिफिक होता है। जैसे किसी ताले को खोलने के लिए कोई पर्टिकुलर चाबी चाहिए ना, ऐसे ही किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को करवाने के लिए कोई पर्टिकुलर एंजाइम ही चाहिए। ए डेफिनेट रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ डेफिनेट एंजाइम, दिस इज नोन एज इट्स स्पेसिफिसिटी। तो ये 3 खास प्रॉपर्टीज़ हैं जो कई बार पूछी जाती हैं। व्हाट आर एंजाइम? एक्सप्लेन फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। अब मैकेनिज्म हम बताएं एंजाइम्स का, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन का कैसे मैकेनिज्म हम दिखाएंगे। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको हम एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं जैसे हैंड एंड ग्लव्स होते हैं ना, कि हाथ जो है किसी पर्टिकुलर शेप के ग्लव्स में ही जा सकता है, ऐसे कह सकते, कि या लोग भी कह सकते हैं। तो एंजाइम के अंदर ना एक एक्टिव साइट होती है, उस एक्टिव साइट के अंदर वही सबस्ट्रेट जा सकता है जिसका साइज वही हो। तो सबस्ट्रेट हैविंग सेम साइज एज प्रेजेंट इन एंजाइम कैन फिट। तो ये देखो रिएक्शन में मैंने थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सिंपल सा बना के दिखा रखा है। तो एंजाइम में ये एक डेफिनेट साइट है, उसके अंदर ये सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट। फिर ये जो सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंजाइम में। एंजाइम सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजाइम प्रोडक्ट। तो ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट था, एंजाइम सबस्ट्रेट में क्या दिखाया है हमने कि ये जो सबस्ट्रेट है वो अंदर के अंदर किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है ये। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि ये एंजाइम प्रोडक्ट क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा और एंजाइम वापस से रीजनरेट हो गया। तो इस तरह से एंजाइम और प्रोडक्ट
अलग अलग हो जाएंगे। तो दिस वाज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस। तो ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया चैप्टर। ठीक है, इसमें मेन इम्पोर्टेंट बातें क्या थी? सबसे पहले तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जो आता है फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन, पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, वो पेपर में ज़रूर आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले नेचर था सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रेशर का, टेम्परेचर का, क्रिटिकल टेम्परेचर का, है ना, सरफेस एरिया का, पार्टिकल साइज का क्या इफेक्ट है वो पढ़ा। तीसरा क्वेश्चन वहाँ पे जो बनता है वो है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो पहले पार्ट में ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। सेकंड पार्ट है कोलॉइड। कोलॉइड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें जो है ना डेफिनेशन पूछी जाती है इस चैप्टर से, जैसे राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो उसमें जो था कोलॉइड वाले में सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन है कोलॉइड की। पहले तो मैं वो टॉपिक याद करवाया था ना, 2 स्टार, फिर 1 स्टार और लग गया, फिर एज ज़्यादा हो गई, फिर लास्ट गिरी, फादर फूल, तो वो वाली टेबल। फिर जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं कोलॉइड की ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, मल्टी मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड। तो ये तीनों डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आएंगी पेपर में। और साथ के साथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में जो डिफरेंस है मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो, तो वो भी आपको लर्न करना है। और उसके बाद कोएगुलेशन, ये आप कॉपी लेके ना लिख लो, ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, है ना। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में डिफरेंस। दूसरा मैंने बताया फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। तीसरा मैंने बताया फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पहले पार्ट से। और अब दूसरा पार्ट जो कोलॉइड है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो गया, वो जो टेबल है ना, 2 सॉलिड सोल, सोल इमल्सन वगैरह, तो वो किसी की भी 8 में से कोई भी डेफिनेशन पूछ लें, व्हाट इज़ जेल, व्हाट इज़ इमल्सन, तो वो टेबल याद होगी तो आपको याद हो जाएगा वो। 2 स्टार, 1 स्टार और लग गया, एज ज़्यादा होगी, लास्ट, फादर फूल। तो ये जो टेबल करवाई थी मैंने, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, तो वहाँ से 8 डेफिनेशन बनती हैं, तो वो आपको लर्न होनी चाहिए। फिर मैंने बताया मल्टी मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएटेड कोलॉइड, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड, तो 5 डेफिनेशन ये। छठी डेफिनेशन फिर बनती है कोएगुलेशन एंड मेथड्स विच कॉज कोएगुलेशन। फिर कोएगुलेशन वैल्यू और हार्डी-शुल्ज़े रूल, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हार्डी-शुल्ज़े रूल। हार्डी-शुल्ज़े रूल में बताया था हमने कि अपोजिटली चार्ज आयन कॉज कोएगुलेशन एंड कोएगुलेटिंग पावर ऑफ द आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वैलेंसी। तो हार्डी-शुल्ज़े रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड नंबर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे CBSE में नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस कि अगर हम यू शेप ट्यूब जो है कोलॉइड की ले लेते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं, तो जो मूवमेंट होती है कोलॉइड की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। जीटा पोटेंशियल भी पढ़ा था हमने। तो ये जो है कोलॉइड में। फिर उसकी बात आती है एप्लीकेशंस में जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो मैंने करवाई थी डेल्टा फॉर्मेशन, कोटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं उसमें, तो सारी एप्लीकेशंस पढ़नी हैं। टिंडल इफेक्ट क्या है, अगर कोलॉइड में से एक क्वेश्चन आता था भी, व्हाट विल हैपन व्हेन, पहला पार्ट है लाइट इज पास थ्रू कोलॉइड, तो लाइट को अगर कोलॉइड में से पास करेंगे तो टिंडल इफेक्ट होगा। फिर दूसरा पार्ट था कि इलेक्ट्रोलाइट इज एडिड, तो कोएगुलेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो कोलॉइड में। तीसरा था कि अगर हम इसमें करंट पास कर दें तो
तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पूछा जाता है। थर्ड पार्ट में आ गया हमारा कैटलिस्ट दो तरह के, होमोजेनियस हिट्रोजीनियस। तो बाई चांस उनके बारे में पूछे, या एक्टिविटी सिलेक्टिविटी स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के बारे में पूछे, और लास्ट में एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस, तो इसके बारे में अगर वो पूछता है तो ये हमारा टॉपिक हो गया, हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया ये। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन इसमें बनती हैं। 3 नंबर का चैप्टर है। तो 1-2 साल पहले तो क्या आता था, जैसे मैंने पूछा ना, व्हाट हैपन व्हेन लाइट इज पास थ्रू सल्फर सोल। सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू गोल्ड सोल। थर्ड पार्ट जैसे NaCl इज एडेड इन फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो इलेक्ट्रोलाइट डाल दी हमने, जैसे कोएगुलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। एक बार पूछा गया था कि भी व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड प्रिवेलिंग टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक बहुत बार पूछा गया है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। तो चैप्टर सबसे आसान है फिजिकल केमिस्ट्री का ये, इसमें कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है। कंपटीशन में तो गोल्ड नंबर के ऊपर एक न्यूमेरिकल बनता है, तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर, कभी जो लेक्चर बनाएंगे ना इसका, तो उसमें हम न्यूमेरिकल करवाएंगे वो। तो प्रिपेयर दिस चैप्टर, फिर हम इसका टेस्ट लेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी।